वेलकम टू सिविल कोर IAS। तो आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। हम 2023 की PYQ डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें 60 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया है। आज हम 61 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया। उपयुक्त में से कितने देशों की सीमाएं यूक्रेन की सीमा के साथ साझा करती है? 2023 की क्वेश्चन है। अब देखते हैं, यूरोप की मैप में देखते हैं। वैसे आंसर है हंगरी और रोमानिया, पर बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, इन सभी देशों के बारे में देखते हैं। यूरोप से कौन कौन सी देश यूक्रेन में साझा करते हैं वो देखते हैं। ये रहा यूक्रेन। पहला रसिया साझा करता है, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड, चौथा स्लोवाकिया, पांचवा हंगरी, छठा रोमानिया, सातवां मोल्डोवा। बस 7 यूक्रेन से 7 देश जो है वो सीमा साझा करते हैं। तो ये रहा हमारा हंगरी और फिर ये रहा रोमानिया। बाकी यूक्रेन से अन्य में रूस हो गए, बेलारूस हो गए, पोलैंड हो गए, फिर उसके बाद स्लोवाकिया हो गए। हंगरी और रोमानिया तो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर उसके बाद मोल्डोवा हो गए। बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, पोलैंड वार्सा, स्लोवाकिया का ब्रातिस्लावा, फिर हंगरी बुडापेस्ट, रोमानिया बुखारेस्ट और मोल्डोवा का चिसिनाउ। ये सभी इसकी कैपिटल है। बाकी अन्य कंट्री की हम देखें तो बुल्गारिया। अन्य कंट्री में ये रहा हमारा बुल्गारिया। बुल्गारिया सीमा साझा करता है तुर्की से, फिर रोमानिया से, इधर ब्लैक सी से, और फिर ये सर्बिया से, फिर उसके बाद मैसिडोनिया से साझा करता है। ठीक है, और एक ये देश ग्रीस से। यानी बुल्गारिया देखे तो एक रोमानिया देश, दूसरा सर्बिया, तीसरा मैसिडोनिया, चौथा ग्रीस और पांचवा तुर्की से साझा करता है। ठीक, ये रहा देश। फिर उसके बाद हमारा देश है लातविया। अब ये रहा लातविया। लातविया की राजधानी है रीगा। ये एस्टोनिया से साझा करता है, फिर लिथुआनिया से और बेलारूस से और रूस से। ये 4 देशों से साझा करता है, यानी एस्टोनिया, फिर लिथुआनिया, फिर बेलारूस और फिर ये रसिया। यानी लातविया 4 देशों से बॉर्डर साझा करती है। फिर उसके बाद का हमारा ऑप्शन है लिथुआनिया। तो ये रहा लिथुआनिया, ये भी लातविया से, फिर पोलैंड से, फिर बेलारूस से। यानी ये 3 देशों से सीमा, और ये 4 देशों से रसिया, ये भी रसिया का एक पार्ट है छोटा सा। तो लिथुआनिया जो है, रसिया यहाँ भी है, और रसिया क्या एक छोटा सा पार्ट यहाँ भी है, बाल्टिक सागर से जो सटा हुआ है। तो लिथुआनिया भी 4 देशों से साझा करता है, रसिया, बेलारूस, पोलैंड, 3 ही देश है, सॉरी 4 देश, हाँ, रसिया, पोलैंड, बेलारूस और ये लातविया। ठीक, उसके बाद रोमानिया तो हमें पता ही चल गया। फिर चेक रिपब्लिक की देखते हैं। ये रहा चेक रिपब्लिक, पोलैंड, जर्मनी दूसरा, फिर ऑस्ट्रिया तीसरा, फिर स्लोवाकिया चौथा। यानी ये भी 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो हमें पहला हमने देखा कि यूक्रेन किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला रसिया, दूसरा बेलारूस, तीसरा पोलैंड, चौथा स्लोवाकिया, पांचवा हंगरी, छठा में रोमानिया और सातवां में मोल्डोवा है। ठीक, अब हम देखते हैं उसके बाद इधर लातविया का देखते हैं। लातविया उधर एस्टोनिया से, फिर रूस से, फिर बेलारूस से और फिर लिथुआनिया से। यानी 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद देखें लिथुआनिया की, तो ये भी लातविया के साथ, रूस के साथ, बेलारूस के साथ और पोलैंड के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, उसके बाद देखते हैं चेक रिपब्लिक। पोलैंड से पहला, दूसरा जर्मनी, तीसरा ऑस्ट्रिया और चौथा स्लोवाकिया से। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं बुल्गारिया का, रोमानिया से, सर्बिया, मैसिडोनिया, ग्रीस और फिर तुर्की। यानी 5 देशों से सीमा साझा करता है। ठीक, तो हमारा ऑप्शन है यूक्रेन से, हंगरी और रोमानिया। बाकी इसके अलावा में पोलैंड हो गए, बेलारूस हो गए, ये सभी यूक्रेन से सीमा साझा करते हैं। तो केवल ऑप्शन 2। पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक, अब क्या कह रहा है, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्यातप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। अब देखेंगे इस ऑप्शन के बारे में। अवरक्त किरणें यानी इंफ्रारेड सूर्यातप यानी इंसोलेशन के लगभग 2/3 भाग है। यानी जितने भी सूरज से जो प्रकाश आते हैं, सूर्यातप आते हैं, इंसोलेशन आते हैं, जिसे सौर विकिरण कहते हैं, उसमें से 2/3 भाग क्या अवरक्त विकिरण है? क्या यह सही है या गलत है? देखते हैं।
औरक तरंगे यानी इंफ्रारेड वेव्स जो है, इंफ्रावेव्स, वो निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित कर लिए जाते हैं। इसका मतलब है कि जो इंफ्रारेड आया यहाँ से शून्य से सारे से, तो इसका मतलब है कि औरक्त तरंगे जो है वो निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित कर लेती है। अब जैसे सूर्य से लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में प्रकाश आता है, जो विजिबल प्रकाश होते हैं, बाकी अन्य में पराबैंगनी होती है, फिर कुछ औरक्त किरणें भी आती है जो यहाँ पृथ्वी के आए, पृथ्वी द्वारा गर्म हो गए पृथ्वी के सतह, फिर इसके बाद पृथ्वी द्वारा जो किरण छोड़े जाते हैं वो दीर्घ तरंग के आते हैं लघु तरंगदैर्घ्य यानी शॉर्ट वेव्स के रूप में, और जाते हैं लॉन्ग वेव्स दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में। तो जो ये गैस जो औरक्त किरणें दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में जा रहे होते हैं वो कुछ वायुमंडल में CO2 जलवाष्प इन सभी द्वारा सोख लिया जाता है। ठीक, तो ये कह रहे हैं। बाकी फिर उसके औरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम, कह रहा है जो इंफ्रारेड है वो सोलर रेडिएशन जो है उसका जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के दृश्यमान स्पेक्ट्रम यानी विजुअल लाइट जो होता है उसी का भाग है। तो नहीं, औरक्त तरंगे उसका भाग नहीं है। अब इसके देखते हैं एनालिसिस। तो ये भी गलत है, ए भी गलत, बी भी गलत, आंसर सी है। अब देखते हैं पहले ऑप्शन की। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाला सूर्य तप की कुल मात्रा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाले सूर्य तप की कुल मात्रा की लगभग 10 गुनी है। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लगभग सीधे आती है, बात सही है। ध्रुवों पर सूर्य की किरणें छोटे कण से आती है। कुल प्राप्त ऊर्जा का अनुपात जो है 2 से 3 गुना तक हो सकता है, 10 गुना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये आंसर सही नहीं होगा। ठीक, सूर्य विकिरण, अब देखते हैं औरक्त किरणें जो है सूर्य ताप के लगभग 2/3, इसका मतलब है कि सूर्य विकिरण का लगभग जो है 50 से 60% विजिबल होता है, प्लस नियर इंफ्रारेड रेडिएशन होता है, यानी औरक्त लगभग 40 से 50% हिस्सा है। 2/3 कहना गलत है, यानी 2/3 मान लेते हैं। 100 का 2/3 कितना हो गया? तो 100 × 2/3 तो 33 दूना 66। तो ये गलत है। ये मैक्सिमम 40 से 50% यानी 45% हम एवरेज माने तो उतना होता है। तो ये 2/3 कहना गलत है, यानी ये भी ऑप्शन गलत है। फिर कह रहा है औरक्त तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट में, अब जैसे इसका प्रोविज़न क्या है देखते हैं कि वही जैसे ऊपर से सौर विकिरण यानी सूर्य से जो प्रकाश आया वो लघु तरंगदैर्घ्य के रूप में होता है, शॉर्ट वेव्स। अब लघु तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? यानी शॉर्ट वेव्स जो है, शॉर्ट वेव्स का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा ज़्यादा हो, ऊर्जा ज़्यादा हो, उसमें तेज हो। इसका मतलब है कि लघु तरंगदैर्घ्य में फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, यानी वह बहुत तेज गति से बहुत तेज ऊर्जा के साथ होता है। और दीर्घ तरंगदैर्घ्य का क्या मतलब होता है? लॉन्ग वेव्स का मतलब जिसकी ऊर्जा कम हो, वो ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये कह रहा है तो सूर्य से जो आने वाली विकिरण होती है, जो प्रकाश होता है, वो लघु तरंगदैर्घ्य होता है, शॉर्ट वेव्स होता है। और जो वही सूर्य से आकर पृथ्वी की सतह को गर्म करता है और उसके बाद यहाँ से जो रिलीज होती है वह लॉन्ग वेव्स होता है, यानी दीर्घ तरंगदैर्घ्य। तो औरक्त तरंगें निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा बृहद रूप से अवशोषित होती है। बिल्कुल सही है। अब जो पृथ्वी से जो औरक्त विकिरण जो है वो दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में निकलता है, तो ये वायुमंडल में जलवाष्प या CO2 गैसों के द्वारा इसका कुछ भाग अवशोषण कर लिया जाता है, कुछ भाग परावर्तित कर लिया जाता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, अब जो ये अवशोषण होता है या परावर्तित करता है, तो जो अवशोषण हुआ वो वायुमंडल को गर्म कर दिया, और जो परावर्तित हुआ वह जो है सतह को फिर गर्म कर देता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट में जैसे वाटर वेपर, H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, मीथेन, CH4, ये प्रमुख अवशोषक है ये सभी। ठीक है, उसके बाद डी देखते हैं क्या कह रहा है कि औरक्त तरंगे सौर विकिरण की विद्युत चुंबकीय तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है। क्या औरक्त तरंगे इंफ्रारेड जो है वो दृश्यमान स्पेक्ट्रम के भाग है? तो नहीं है। सौर विकिरण का विजुअल स्पेक्ट्रम जो है वो 0.74 से 0.7 माइक्रोमीटर होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम 0.7 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक, इसलिए औरक्त दृश्यम स्पेक्ट्रम का हिस्सा नहीं है। अब इसको हम देखते हैं डायग्राम के मदद से। ये रहा हमारा विजुअल स्पेक्ट्रम, उससे पहले ये गामा रे, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ज़्यादा से ये कम होते जाती है। ठीक है, तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायोलेट, इन सभी की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी गामा रेज की होती है, उससे कम एक्सरे की, उससे कम अल्ट्रावायोलेट, उससे कम विजिबल, उससे कम इंफ्रारेड, उससे माइक्रोवेव, उससे कम, फिर सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम रेडियो वेव्स की, पर सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ, लॉन्ग वेवलेंथ ये होता है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य इसकी होती है, फिर तरंगदैर्घ्य की लंबाई इसकी ज़्यादा होगी, यानी फ्रीक्वेंसी लेफ्ट टू राइट में कम से ज़्यादा होगी, पर तरंगदैर्घ्य राइट टू लेफ्ट से
कम होती है, ठीक है। तो अब ये कह रहा था कि क्या औरक तरंगे विजिबल लाइट का भाग है, बिल्कुल नहीं है। ये रहा इंफ्रारेड औरक तरंगे और ये रहा हमारा विजिबल लाइट, ठीक है। तो विजिबल लाइट का क्या मतलब है, 380 से लेकर के 780 नैनोमीटर तक जो भी है, 380 से लेकर 780 तक जो वेवलेंथ होता है वही विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। बाकी उसके बाद है इंफ्रारेड, तो वह विजिबल लाइट का भाग नहीं है। अब उसी तरीके से माइक्रोवेव है, फिर रेडियो वेव्स है, एक्सरेज है, अल्ट्रावायोलेट है। अभी सबको देखते हैं। गामा रेज में रेडियो एक्टिव सोर्सेज होते हैं, एक्सरे में मेडिकल एक्सरे जिससे एक्सरे होती है, अल्ट्रावायोलेट में सनलाइट आती है, पराबैंगनी किरणें, फिर विजिबल लाइट में विजिबल लाइट है, विजिबल स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड में थर्मल इंफ्रारेड इमेजिन, किसी की स्कैनिंग करना पूरी तरीके से, फिर माइक्रोवेव ओवन होती है, फिर रेडियो वेव्स में एफएम रेडियो, एएम रेडियो, वो जो फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड होती है वो, ठीक है। तो यही है विजिबल लाइट जो है या ये वाइट होती है 400 से लेकर के मोटा मोटी 700 या 380 से 780 भी कहा जाता है, मोटा मोटी 400 से लेकर 700 नैनोमीटर तक ये माना जाता है, इसकी वेवलेंथ, इसकी लंबाई मानी जाती है। और इंफ्रारेड जो है वो 700 से लेकर के 1000 मीटर तक होती है, नैनोमीटर तक, ठीक। यानी विजिबल लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है, तो 400 से लेकर 700 नैनोमीटर, जबकि इंफ्रारेड की होती है 700 से लेकर 1000 नैनोमीटर। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही था, तो ये हमारा सी ऑप्शन था कि औरक तरंगे निचले वायुमंडल में संकेंद्रित जलवाष्प द्वारा वृहद रूप से अवशोषित होती है। जलवाष्प हो गया, फिर CO2 हो गया, फिर CH4 हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है। अब बाकी देखते हैं भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाले सूर्यातप अब कैसे प्राप्त होता है। तो ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। अब सूर्यातप जो आ रहा है ऐसे, तो ये ध्रुव पे थोड़ी इसकी डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो यहाँ लाइट कम पड़ेगी, इसकी सीधा पड़ रही है डिस्टेंस कम और लाइट ज़्यादा पड़ेगी। फिर इस ध्रुव पे, दक्षिणी ध्रुव पे, तो इसकी यहाँ भी कम पड़ेगी, ठीक। तो ये देखिए, लो एंगल ऑफ इनकमिंग सनलाइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, फिर इक्वेटर पे सनलाइट स्ट्राइक्स मोस्ट डायरेक्टली इस पे सनलाइट पड़ रही है, फिर ये रहा मकर रेखा, फिर ये ध्रुव की ओर यहाँ भी कम पड़ रही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 63 नंबर क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, ठीक। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या होता है देखेंगे, इसकी मृदा में क्या न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व बहुत ज़्यादा होता है। स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत यानी तेजी से यानी क्विकली अपघटन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, ठीक। उपयुक्त कथनों के बारे में कौन सा एक सही है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला कथन हमारा गलत है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर होती है, नहीं होती है, कैसे वो देखेंगे। दूसरा कथन सही है कि हाँ, मृत जैव पदार्थ का अपघटन बहुत जल्दी होता है, तो कथन एक गलत है और किंतु दूसरा सही है, ठीक। अब देखते हैं कैसे। तो निम्नलिखित में से ये है जो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों की मृदा जो है पोषक तत्वों से भरपूर होती है, गलत। अब इसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन समझते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन आखिर है क्या। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक। इसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। अब उष्णकटिबंधीय वर्षावन वे घने वन हैं जो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अब जैसे ये हो गया अर्थ, ये इक्वेटर, इसके आसपास जो भी क्षेत्र पाया जाता है वहाँ भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ये घने वन होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ष भर उच्च तापमान यानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रहती है और भारी वर्षा होती है। तापमान रहती है तो भारी वर्षा क्यों होगा, क्योंकि तापमान रहेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, वेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, तो वेपोराइजेशन जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ वर्षा भी ज़्यादा होगी। यह वन वर्ष भर हरे भरे एवरग्रीन रहते हैं क्योंकि पत्तियाँ झड़ने और नई आने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, क्योंकि बारिश लगातार होती रहती है। अब इसकी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी भौगोलिक वितरण की बात करते हैं। तो जैसे अब भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका, अमेजन बेसिन ब्राज़ील, पेरू कोलंबिया, अफ्रीका का कांगो बेसिन, जायरे कैमरून घाना, दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी, थाईलैंड। भारत की बात करें तो पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप और उत्तर पूर्वी भारत, असम, मेघालय, नागालैंड, ठीक है, क्योंकि ये कर्क रेखा के आसपास होता है, ठीक। स्थानिक विस्तार जो है इसका 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री अक्षांश के बीच होता है, यानी यहाँ से 10 डिग्री से यहाँ 10 डिग्री के ये बीच का भाग होता है, ठीक, भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र। अब जलवायु विशेषताएं देखते हैं। तो तापमान जो इसका है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच स्थिर, वार्षिक अंतर यहाँ बहुत कम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आगे चल के क्वेश्चन पूछा भी हुआ है आगे या पीछे। तो वार्षिक अंतर जो है यहाँ तापमान में बहुत कम होता है, ठीक। वर्षा जो है 200 से 300 सेंटीमीटर या अधिक
वर्ष भर समान रूप से वितरित होते रहती है। आर्द्रता जो है, सापेक्षिक आर्द्रता 75 से 90% होती है। सूर्य का कोण जो है वो ऊर्ध्वाधर होता है, यानी वर्टिकल डायरेक्ट टाइप की पड़ती है। वर्षा का प्रकार जो है संवहनात्मक। कैसे? क्योंकि यहाँ जो है हवा ऊपर के ऐसे चलती है, संवहन होगा, वाष्पीकरण ले गया, फिर उसके बाद ऐसे वर्षा होगा। ठीक, उसके बाद वनस्पति संरचना कह रहा है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अत्यंत घने और बहुस्तरीय होते हैं, यानी अत्यंत घने होते हैं और बहुस्तरीय होते हैं। बहुस्तरीय का क्या मतलब है, अब देखते हैं। मुख्य 4 स्तर देखे जाते हैं। इमरजेंट लेयर यानी उत्कर्ष स्तर, सबसे ऊंचे वृक्ष जो 40 से 60 मीटर जैसे महोगनी, रोजवुड होता है। कैनोपी लेयर यानी मुख्य छत्र स्तर, आपस में जुड़े वृक्षों की छतरी जो प्रकाश को रोकती है। अंडर स्टोरी लेयर यानी निचला स्तर, छाया सहनशील छोटे वृक्ष और झाड़ियाँ। फिर फॉरेस्ट फ्लोर यानी पत्तों, कवकों और सूक्ष्म जीवों की समृद्ध ह्यूमस स्तर सबसे लोअर। सूर्य का प्रकाश केवल 1 से 2% ही भूमि स्तर तक पहुंच पाता है, इसीलिए यहाँ की मिट्टी उतनी नमी नहीं है। मिट्टी के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषताएं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ सालों भर अधिक तापमान रहती है क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ती है। यहाँ वर्षा ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, तो वर्षा ज़्यादा होगा। वाष्पीकरण ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि तापमान ज़्यादा रहता है, तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखते हैं मृदा की पोषक तत्वों से भरपूर होती है। ठीक, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वर्षा बहुत अधिक 200 से 300 सेंटीमीटर होती है। निरंतर वर्षा के कारण लीचिंग होती है, यानी जल के साथ घुलकर पोषक तत्व जो है नीचे की परतों में बह जाते हैं। यानी जो ज़मीन की ऊपरी भाग है वो जब ज़्यादा बारिश हुई तो उसमें घुल करके वो बह करके कहीं और चला गया, निचली क्षेत्रों में चला गया। परिणाम स्वरूप सतही मृदा पोषक तत्व जो है वो मुख्य रूप से गरीब होती है, मतलब बहुत कम होता है। न्यूट्रिएंट पोर होता है, बहुत कम होती है उसमें। पोषक तत्व मुख्यतः जैविक पदार्थ जैसे ऑर्गेनिक लीटर की ऊपरी पतली परत में ही रहते हैं और ये पेड़ों द्वारा शीघ्रता से पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब जो थोड़े मोड़े जो पोषक तत्व बच गए, जो जैविक पदार्थ जो पत्ते गिरे या डिकम्पोज हुए, वो ऊपरी पतली परत में ही रहते और ये पेड़ों द्वारा शीघ्रता से पुनः अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए इसकी मृदा जो है वो कम पोषक तत्व वाली होती है। इसलिए यह कथन गलत है कि मृदा पोषक तत्वों से भरपूर है। नहीं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का जो क्षेत्र है, कम जो मृदा है वो पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती। यहाँ तापमान अधिक यानी लगभग 27 डिग्री और आर्द्रता 80 से 90% यानी सापेक्षिक आर्द्रता रहती है। ये दोनों परिस्थितियाँ सूक्ष्म जीव यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आदर्श है, जो मृत पत्तियों और जैव पदार्थ का तेजी से अपघटन करते हैं, जो सूक्ष्म जीव। तो परिणाम स्वरूप पोषक तत्व शीघ्र मुक्त होकर पेड़ों की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं, इसीलिए यह कथन वैज्ञानिक रूप से सही है। दूसरा कथन कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के उच्च ताप और आर्द्रता के कारण, यानी उच्च ताप और आर्द्रता के कारण मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का अपघटन बहुत तेजी से होता है, सही बात है, क्योंकि वहाँ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, आर्द्रता का मौसम ज़्यादा होता है, इसीलिए सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं और वो जैविक पदार्थों का अपघटन तेजी से कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और विशेषताएं जान लेते हैं। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण वृक्ष एवं पौधे के बारे में जानते हैं। जैसे अमेजन में महोगनी, एबनी, रोजवुड, बांस। कांगो में पाम, रबर, आयरनवुड। दक्षिण पूर्वी एशिया में टीक, एबनी, चंदन, सागौन। और भारत में रोजवुड, महोगनी, डिप्टेरोकार्पस और होपिया। ठीक, इसकी विशेषताएं क्या हैं? तो वृक्ष सीधे और ऊंचे होते हैं, जड़ें सतही होती है, बटर रूट्स का निर्माण होता है, यानी बहुत सारे जड़ इसमें फैले होते हैं। पत्तियाँ चौड़ी, मोमी और नुकीले सिर वाली होती है ताकि वर्षा का जल फिसल सके। ठीक, अब प्राणी जगत इससे फौना रिलेटेड, इन वनों में विश्व की लगभग 50% स्थलीय जैव विविधता, यानी जैव विविधता में सबसे प्रचुर क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन ही है। जैसे स्तनधारी, बंदर, स्लॉथ, जगुआर, लेमर, सरीसृप में अजगर, बोआ, कोबरा, एनाकोंडा भी अमेजन बेसिन में। पक्षी में टुकेन, हॉर्नबिल, पैरट। कीट में तितलियाँ, दीमक, बहुत सारी चीज़ रहते हैं। ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे समृद्ध जीव जंतु आवास है। और पिछली बात है, अगर मृदा की विशेषताएं देखो तो मृदा प्रकार में लेटेराइट या फेरालिटिक मृदा पाया जाता है, क्योंकि लीचिंग के कारण इसके ऊपर पोषक तत्व खत्म हो जाती है। रंग जो है वो लाल या पीला, लोहे एवं एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कारण। जैविक पदार्थ सतह पर अधिक परंतु नीचे क्षरणशील होता है। ठीक, उर्वरता जो है अत्यधिक वर्षा के कारण पोषक तत्व लीच होकर नीचे चले जाते हैं, इसीलिए मृदा अपेक्षाकृत कम उपजाऊ हो जाती है। ये हमने पढ़ा ही ऊपर। फिर देखते हैं उसके बाद में पारिस्थितिकी विशेषताएं देखो तो उच्च प्राथमिक उत्पादकता। अब ये क्या होता है इसे भी समझेंगे। गहन पोषण चक्र, इसे भी समझेंगे। स्थिर, ये वहाँ की पारिस्थितिकी विशेषताएं हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की। स्थिर तापमान और नमी के कारण सूक्ष्म जलवायु होती है वहाँ की। प्रजातीय विविधता में अत्यधिक विषमता है। और उच्च प्राथमिक उत्पादकता का क्या मतलब है? यह किसी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित जैव द्रव्य की मात्रा।
यानी ये देखिए प्रति इकाई क्षेत्र में, एक मान लेते हैं किसी इकाई क्षेत्र में उत्पादित बायोमास यानी जैव द्रव्य की कितनी मात्रा है, इसीलिए इसे उच्च प्राथमिक उत्पादकता क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में साल भर ऊष्मा और नमी बनी रहती है, जिससे पौधों में जो है प्रकाश संश्लेषण बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक, कारण क्या है, वर्ष भर पर्याप्त वर्षा और सूर्य का प्रकाश, हमेशा हरित वनस्पति, लंबे वृद्धि और अवधि होती है। परिणाम क्या होता है कि वहाँ की प्राथमिक उत्पादकता पृथ्वी पर सबसे अधिक होती है, 2200 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थ का लंग्स कहलाते हैं, यानी वहाँ बायोमास यानी जैव द्रव्य बहुत होते हैं। अब बायोमास का क्या मतलब है? बायोमास का मतलब है कि वह सभी जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ जो पौधों, पशुओं या सूक्ष्म जीवों से प्राप्त होते हैं और जिसका ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब जैसे में मान लेते हैं, अब बायोमास में कृषि अपशिष्ट हो गया, जैसे फसल के डंठल, भूसा, पराली, ये सब मान लेते हैं। वन उत्पाद में हो गया लकड़ी, सूखी पत्तियाँ, उसके अपशिष्ट, फिर पशु अपशिष्ट हो गए, फिर नग ये ऊर्जावान फसलें हो गए, ये सभी बायोमास जो उसके अवशेष होते हैं वो होते हैं। अब देखते हैं दूसरा कि गहन पोषण चक्र का क्या मतलब है, रैपिड न्यूट्रिएंट साइकिलिंग। यह प्रक्रिया दर्शाती है कि पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट जो है जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम आदि कितनी तेजी से मृदा से पौधों से मृत जैव पदार्थ, सूक्ष्म जीवों पुनः मृदा में चक्रित होते हैं, यानी गहन पोषण चक्र होता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में तेज क्यों होता है? तापमान और नमी बहुत अधिक होती है, इसलिए सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अधिक होती है, इसलिए डिकम्पोजिशन अधिक होता है, इसलिए वह चक्र बाय चक्र में परिवर्तन होते रहता है। मृत पत्तियां व जैव पदार्थ तुरंत सड़कर पोषक तत्वों से मुक्त हो जाते हैं, पोषक तत्व मुक्त करते हैं। परिणाम क्या होता है कि मृदा में पोषक तत्व क्षणिक रूप में ही रहते हैं, यानी मृदा में पोषक तत्व बहुत कम अल्प मात्रा में रहते हैं, इसलिए मिट्टी वास्तव में कम उर्वर होती है, परंतु चक्रण तेज होता है। ठीक है, अब आप कैसे होता है कि कार्बन चक्र, फॉस्फोरस चक्र, वो नाइट्रोजन चक्र, ये सब ज्योग्राफी की टॉपिक है तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, स्थिर तापमान और नमी के कारण सूक्ष्म जलवायु। और माइक्रो क्लाइमेट का क्या मतलब होता है? तो माइक्रो क्लाइमेट का मतलब है कि किसी छोटे क्षेत्र जैसे वन की छतरी के नीचे की स्थानीय जलवायु, यानी वहाँ की स्पेशल जलवायु जो आसपास की जलवायु से अलग होती है। ठीक है, ये माइक्रो क्लाइमेट होती है, सूक्ष्म जलवायु। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में घनी छतरी छाया, कैनोपी पाया जाता है, तो जहाँ सूर्य का ताप रोकता है वो। अब सतत नमी रहती है, लगातार नमी बनी रहती है, तापमान बहुत स्थिर रहता है, कम उतार चढ़ाव होता है। परिणाम क्या है कि नीचे के स्तर में नमी भरा, ठंडा और स्थिर वातावरण बना रहता है, जो विविध जीवों के लिए अनुकूल। ठीक है, अब एक देख लीजिए, तो मानवीय उपयोग में कृषि है, जो झूम खेती करते हैं, विशेषकर अफ्रीका व एशिया में। फिर वन उत्पाद में रबर, कोको, महोगनी ये सब आते हैं, चंदन। फिर उद्योग में लकड़ी, इत्र, औषधि ये सब बनते हैं। इसकी संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, खतरे क्या है? तो वनों की कटाई हो रही है, झूम खेती और चराई। झूम खेती का मतलब होता है, पिछले की वीडियो में हमने बात किया था, झूम खेती का मतलब होता है कि कोई यहाँ से आया, यहाँ बस गया, ये जंगल है, इसे जला करके यहाँ खेती किया, फिर उसके बाद कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, फिर इस क्षेत्र को जला करके खेती किया, फिर आगे, तो ऐसे झूम खेती होती रहती है। ठीक, इसके स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं। खनन एवं औद्योगिक विस्तार, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से नुकसान हो रहा है। संरक्षण का उपाय क्या है? तो UN रेड प्लस कार्यक्रम है, ये इन्वायरमेंट की टॉपिक है जो पढ़ेंगे उसमें। ये UPSC में PYQ पूछा भी हुआ है। वन उन्मूलन प्रतिबंध नीति, जीरो डिफॉरेस्टेशन गोल्स, इको टूरिज्म और समुदाय आधारित वन प्रबंधन भारत में, जैसे कैंपा, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एटसेट्रा। तो ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस क्वेश्चन में था क्या कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूरा जान गए, मृदा उसकी पोषक तत्वों से भरपूर नहीं होती है, ये भी जान गए कैसे नहीं होती है, उच्च ताप और आर्द्रता वहाँ क्यों होती है, ये भी जान गए। फिर मृदा में विद्यमान मृत जैव पदार्थ का द्रुत अपघटन कैसे होता है, द्रुत का मतलब होता है तेजी से या क्विकली, तो ये कैसे होता है ये भी जान गए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच, यानी ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप और महासागरों के बीच जो है तापमान विपर्यास यानी तापमान अंतर शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। तापमान अंतर कह रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस। तो शीत ऋतु की अपेक्षा तापमान अंतर ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा होती है महासागरों और महाद्वीपों में। ठीक, जैसे मान लेते हैं ये है महासागर और ये है महाद्वीप। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ तापमान इन दोनों में ग्रीष्म ऋतु में तापमान अंतर ज़्यादा होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ 40 डिग्री है तो यहाँ 60 डिग्री, ये मान लेते हैं 20 डिग्री तो यहाँ 40 डिग्री। जबकि कह रहा है कि शीत ऋतु में ये कम होते हैं, ये रहा महासागर, ये महाद्वीप, इसमें अब कम होते हैं। जैसे मान लेते हैं 20 डिग्री या 30 डिग्री या फिर 20 डिग्री या 25 डिग्री ऐसे कह रहा है। तो कह रहा है कौन सी ऋतु यानी ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान अंतर शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। क्या यह सही है या गलत है? तो देखेंगे। वैसे ये ऑप्शन गलत है कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों, वैसे हमें देखने से क्या लगेगा कि हाँ गर्मी के मौसम में ऑब्वियसली बात है
तापमान ज़्यादा अंतर रहेगा, पर ये गलत है। क्यों? क्योंकि महासागर के संदर्भ में समझेंगे कि वहाँ तापमान का अंतर शीत ऋतु में ज़्यादा क्यों होता है, ग्रीष्म ऋतु में क्यों कम होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। विशिष्ट ऊष्मा कहने का मतलब होता है ऊष्मा ग्रहण कर रखने की क्षमता। यानी मान लेते हैं ऊपर से सन की टेम्परेचर आई, तो ये रहा महासागर, ये रहा महाद्वीप, यानी ये रहा जल और ये रहा स्थल। यहाँ भी टेम्परेचर पड़ा, यहाँ भी टेम्परेचर पड़ा। तो कह रहा है कि जल में जो है विशिष्ट ऊष्मा, यानी ये जो गर्मी पड़ा उसको लंबे समय तक ये बनाए रखेगा, जबकि भूपृष्ठ जो है वो जल्दी ग्रहण करेगा, जल्दी गर्म होगा और फिर जल्दी रिलीज कर देगा। तो कह रहा है जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। तो ये सही है बिल्कुल, क्योंकि जल जल्दी से गर्म होता है तो देरी से भी जल्दी से गर्म नहीं होता, वो देरी से गर्म होता है तो देरी से भी ठंडा होता है, जबकि भूपृष्ठ जो है वो जल्दी से गर्म होता है और जल्दी से भी ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब इसकी हम एनालिसिस देखें। तापमान विपर्यास यानी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। जब दो भौगोलिक क्षेत्रों या दो माध्यमों जैसे भूमि, समुद्र, विषुवत या ध्रुव या दिन या रात के बीच तापमान में अंतर पाया जाता है तो उसे तापमान विपर्यास यानी टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट कहते हैं, यानी टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, सरल शब्दों में जब किसी जगह का तापमान दूसरी जगह से बहुत अलग हो तो इसे तापमान विपर्यास कहा जा सकता है। ठीक, तापमान विपर्यास के प्रमुख प्रकार देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं। जैसे भूमि और जल के बीच तापमान विपर्यास यानी तापमान अंतर कॉन्ट्रास्ट जिसको बोल रहे हैं। भूमि का तापमान जल की तुलना में जल्दी बढ़ता और घटता है। ठीक, हम जानते हैं क्योंकि भूमि पे अगर ताप पड़ा तो जल्दी गर्म हो जाता है तो जल्दी ठंडा भी हो जाता है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में तापमान का उतार चढ़ाव कम होता है। तटीय क्षेत्रों में तापमान का उतार चढ़ाव कम इसीलिए होता है क्योंकि वो जल से लगे हुए होता है, तो जल जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, जबकि आंतरिक भागों में अधिक होता है। यही कारण है कि दिल्ली का तापमान मुंबई से अधिक बदलता है, क्योंकि मुंबई समुद्र के तट के किनारे स्थित है। ठीक, दूसरा अक्षांशीय तापमान विपर्यास यानी विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है इसलिए तापमान अधिक होता है, ध्रुवों पर किरणें तिरछी पड़ती है इसलिए तापमान कम होता है। इस प्रकार विषुवत से ध्रुव की ओर तापमान घटता है, इसे अक्षांशीय विपर्यास कहते हैं। यानी ये रहा हमारा ग्लोब पृथ्वी, ये रहा ध्रुव, इधर से ध्रुव की ओर जाएंगे तो यहाँ तापमान ज़्यादा तो यहाँ कम रहेगा, फिर इधर ध्रुव की ओर जाएंगे तो यहाँ ज़्यादा तो इधर कम होगा। ठीक, घटते चला जाता है। दिन और रात का तापमान विपर्यास यानी दिन में सूर्य की उष्मा से भूमि गर्म होती है, रात में तेजी से ठंडी, यानी दिन में भूमि गर्म हो गया, रात में तेजी से ठंडी हो गया। यह सबसे ज़्यादा अंतर रेगिस्तानों में अधिक होता है। ठीक है, क्योंकि दिन के समय में रेगिस्तान अगर देखें राजस्थान में तो 50 से 55 डिग्री पहुंच गया, जबकि रात में डायरेक्ट 15 से 10 से 15 डिग्री आ गया, यानी तापमान अंतर बहुत ज़्यादा हो गया, रेगिस्तान में ज़्यादा। समुद्रों में न्यूनतम होता है क्योंकि समुद्र जल्दी गर्म नहीं होता, यानी वह धीरे धीरे गर्म होता है, तो धीरे धीरे भी वो अपना गर्मी रिलीज करता है, धीरे धीरे छोड़ता है। जैसे राजस्थान में दिन में रात का तापमान अंतर 20 डिग्री से भी अधिक हो जाता है कि 30-50 हो गया, फिर 25-45 ऐसे हो जाते हैं। मौसमी तापमान विपर्यास क्या है, यानी सीजनल टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। ग्रीष्म में सूर्य की ऊंचाई अधिक, तापमान अधिक। इसका मतलब है कि ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बात करें तो अगर उत्तरी गोलार्ध में सूर्य यहाँ आया तो ये कर्क रेखा पे, तो यहाँ ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम और समशीतोष्ण क्षेत्रों में अधिक होता है मौसमी ताप का अंतर, क्योंकि अब यहाँ कम पड़ रहा है और यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो तापमान अंतर ये हो गया मौसमी विपर्यास अंतर। महासागरीय तापमान विपर्यास ये पहले देख लेते हैं। यानी यहाँ सूर्य की ऊंचाई अधिक है, इसका मतलब होता है कि ये सीधे ऊपर होता है। जैसे ये मान लेते हैं ये है हमारा ग्रीष्म ऋतु, अब यहाँ ऊंचाई अधिक यानी सीधे ऊपर होता है ये, जबकि शीत ऋतु में ये नीचे आ जाता है तो यहाँ कम पड़ती है। ठीक, तो यही कह रहा है कि ग्रीष्म ऋतु में ऊपर ऊपर अधिक इसलिए तापमान अधिक होता है, शीत ऋतु में ऊपर वो तिरछी पड़ती है इसीलिए तापमान कम होता है। यह अंतर जो है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम और समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिक होता है। ठीक, अब ये देखते हैं महासागरीय तापमान विपर्यास, महासागरीय तापमान अंतर। ठीक है, कि महासागर की सतह और गहराई, यानी ये रहा महासागर, तो ये सतह रहा और ये गहराई रहा। ठीक, तो कह रहा है कि तापमान अंतर को थर्मोक्लाइन कहा जाता है। ठीक है, यानी ऊर्ध्वाधर तापमान विपर्यास, यहाँ तापमान ज़्यादा है यहाँ कम है, तो इन दोनों के अंतर को हम वो महासागरीय तापमान विपर्यास या थर्मोक्लाइन हम कहेंगे। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं इससे रिलेटेड तापमान विपर्यास के प्रभाव क्या होता है। तो वायुमंडल, वायु दाब में अंतर उत्पन्न हो जाता है, पवन प्रणाली बंद। अब कैसे, जैसे ये वायुमंडल है मान लेते हैं। ठीक, यहाँ ये भूमध्य रेखा है, पृथ्वी है और ये वायुमंडल है। यहाँ तापमान
यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक, क्योंकि जैसे ही तापमान या फिर ये पृथ्वी है तो यहाँ तापमान ज़्यादा है, यहाँ तापमान कम है, यहाँ तापमान ज़्यादा है, तो ज़्यादा तापमान में हवा ऊपर उठेगी तो ये खाली होगा, तो फिर इसे भरने के लिए ये हवा इधर आ जाएगा। तो यही कह रहा है वायु दाब में अंतर हो जाती है, जिसके कारण पवन प्रणाली बनती है, जिसके कारण ये हवा बहने लगती है। ठीक है, फिर दूसरे कह रहा है महासागर यानी धाराएँ उत्पन्न करता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम। अब ये गर्म धारा है इधर, अब ये मूव करेगा इधर ठंडी धारा की ओर, तो यही कह रहा है कि तापमान विपर्यास के कारण जो है धाराएं उत्पन्न होती है, तो इधर से इधर मूव करने लगेगा। मानसून, भूमि जल तापमान विपर्यास, भारतीय मानसून की, यानी ये जब भारत का मैप है तो यहाँ पर तापमान कम रहता है, तो इसीलिए इसे भरने के लिए जब ये हवा ऊपर उठती है तो इसे भरने के लिए इधर से हवा आती है, तो यही मानसून आती है। ठीक है, कृषि में देखें तो तापमान विपर्यास फसलों की अवधि व उपज पर प्रभाव ऑब्वियसली डालेगा, कि जहाँ मान लेते हैं जिस फसल को तापमान की कम नीड है वहाँ उस समय तापमान ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली फसल को प्रभाव डालेगा ही। पारिस्थितिकी विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में जैव विविधता का आधार बनता है। ठीक, वो उतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब विशिष्ट ऊष्मा देख लेते हैं, उसमें था क्वेश्चन में कि विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, यानी स्पेसिफिक हीट, यानी उसे ग्रहण कर रखने की क्षमता। भूगोल और पर्यावरण में विशिष्ट ऊष्मा का महत्व क्या है। भूमि जल तापमान विपर्यास, जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, भूमि की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, यानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है। यही कारण है कि तटीय क्षेत्रों में तापमान परिवर्तन बहुत कम होता है, जबकि आंतरिक भागों, यानी जैसे ये महाद्वीप है और ये तटीय क्षेत्र है, यहाँ समुद्र है, तो यहाँ का तापमान अंतर कम होगा, तापमान विपर्यास कम होगा, पर यहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ धीरे गर्म होता है तो धीरे ठंडा भी होता है, यहाँ जल्दी गर्म हो गया जल्दी ठंडा हो गया। तो जहाँ जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो रहा है वहाँ तापमान, कि जल्दी गर्म हो गया तो एक बार 50 डिग्री टेम्परेचर हो गया, और जल्दी ठंडा हो गया तो फिर 20 डिग्री टेम्परेचर हो गया। यहाँ धीरे गर्म हुआ तो 30 डिग्री टेम्परेचर, फिर धीरे ठंडा हुआ तो 20 डिग्री टेम्परेचर हुआ, यानी अंतर इसका कम हुआ। और आंतरिक क्षेत्रों में अंतर ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल मुंबई बनाम दिल्ली देखे थे, मुंबई में तापमान स्थिर रहता है क्योंकि समुद्र की विशिष्ट ऊष्मा वहाँ। समुद्री धाराएं, ओशियन करंट्स क्या है। जल की उच्च विशिष्ट ऊष्मा के कारण यह ऊष्मा को संग्रहित और स्थानांतरित कर सकता है। उदाहरण गर्म गल्फ स्ट्रीम जो है यूरोप को गर्म बनाए रखती है, ऑब्वियसली बात। अब जैसे मान लेते हैं जो ये महाद्वीप हो गए, ये क्षेत्र गर्म है, ये जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक है तो ये गर्म हो गया, तो इस गर्मी धीरे धीरे छोड़ेगा, तो ये यहाँ आसपास के क्षेत्रों को भी गर्मी बनाए रखेगा। इसीलिए इंग्लैंड, वेस्टलैंड, ये सब उसमें इसी तरीके का यूज होता है कि वहाँ गर्म जलधारा के कारण ही मौसम अनुकूल होती है। ठीक है, जलवायु नियमन की बात करें, जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है पृथ्वी के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा, समुद्र और महासागर हीट रिजर्वायर, यानी वो वहाँ जो है वो हीट मेंटेन करके रखता है। नहीं तो अगर वो गर्म ना हो, अगर वहाँ से हीट वो रिजर्व ना करे तो इतनी ठंडा हो जाएगा कि बहुत ठंड पड़ने लगे। जैविक महत्व देखें तो हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल है, इसीलिए शरीर का तापमान स्थिर रहता है। चाहे बाहर का तापमान बहुत बदल जाए, पर ये शरीर का तापमान जल्दी नहीं बदलता, क्योंकि 70% भाग जल ही है। जल और भूमि की विशिष्ट ऊष्मा की तुलना, जल 4186 जूल, यानी धीरे गर्म और धीरे ठंडा होता है। रेत 800, यानी जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा हो जाता है। लोहा बहुत जल्दी तापमान बदलता है, यानी अगर विशिष्ट ऊष्मा देखें तो सबसे ज़्यादा जल का, फिर उसके बाद रेत का, फिर उसके बाद लोहा का, 1 नंबर 2 3 ऐसे होते। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन की ओर जाते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था कि ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीपों और महासागरों के बीच तापमान विपर्यास शीत ऋतु की अपेक्षा अधिक होता है। नहीं, गलत है। शीत ऋतु में क्यों? क्योंकि शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे आती है तो जल धीरे धीरे ठंड होता है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में तापमान एक बैग आई तो जल्दी गर्म हो गया और जल्दी ठंडा भी हो। अब इसको देखते हैं कैसे। जैसे अब ये रहा महासागर, ये रहा महाद्वीप। शीत ऋतु में धीरे धीरे महासागर गर्म हुआ, ठीक, तो इसमें धीरे धीरे गर्म हुआ क्योंकि शीत ऋतु में उतनी टेम्परेचर रहती नहीं है, तो इसमें टेम्परेचर बरकरार है, तो ये जितनी धीरे धीरे गर्म होगा उतनी ही धीरे धीरे ठंडा होगा, यानी बहुत टाइम तक मेंटेन रहेगा। पर ये क्या है, शीत ऋतु में भी ये जितनी जल्दी गर्म हो गया उतनी जल्दी तुरंत रिलीज हो गया, ठीक। पर ग्रीष्म ऋतु में क्या है कि महासागर भी थोड़ा जल्दी से गर्म हुआ और महाद्वीप भी, तो इन दोनों में तापमान अंतर ज़्यादा नहीं होगा, जबकि शीत ऋतु में महासागर बहुत धीरे धीरे गर्म होती है और बहुत धीरे धीरे ठंडा होती है, ठीक।
जल की विशिष्ट ऊष्मा भूपृष्ठ की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा अधिक होती है। बिल्कुल, जल की विशिष्ट ऊष्मा, जल को ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता, धारण करने रखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है जल भूमि से, इसलिए ये सही है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन डी कथन एक गलत है, किंतु कथन 2 सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ यानी भूकंप मापने वाली, भूकंप की तीव्रता मापने वाली एस तरंगों से पूर्व पी तरंगे अभिलेखित की जाती है। जैसे मान लेते हैं ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से भूकंप निकला, तो कह रहा है कि ये सतह पर पहुँचने में पहले पी तरंग पहुँचती है, बाद में एस तरंग पहुँचती है। ठीक, पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की गति की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, जबकि एस तरंगों में कण तरंग प्रसार की दिशा के समकोणीय ऊपर नीचे कंपन करते हैं। यानी आगे पीछे कंपन इन द सेंस ऐसे, और समकोण का मतलब ऐसे, और आगे पीछे ऐसे। देखते हैं इसको कैसे है। ठीक है, अब हम इस एक मैप के माध्यम से पहले समझते हैं। ये रही हमारी सरफेस, मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह, यहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, फोकस जिसको अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक, मूल केंद्र कहते हैं। यहाँ से जो आया सरफेस पर पहुँचा, तो पहले क्वेश्चन में कह रहा है, पहले ऑप्शन में कि पहले पी तरंग आती है, बाद में इस तरंग आती है। ये बिल्कुल सही है। ठीक, कि पहले यहाँ पहुँचने में पी तरंग ही आएगी। ठीक, ये दरार है, वे वेव फ्रंट से, यही तरंग है भूकंपीय तरंग। ठीक है, ये रहा हमारा, वो बाद में देखेंगे उससे। अब भूकंपीय तरंग के बारे में देखते हैं। जब पृथ्वी में भूकंप आता है तो ऊर्जा के विस्फोट के कारण कंपन उत्पन्न होती है। यह कंपन पृथ्वी के अंदर और सतह पर तरंगों के रूप में प्रसारित होती है। ठीक, पृथ्वी के अंदर और सतह पर तरंगों के रूप में, ठीक, ऐसे प्रसारित होती है। इसे सीस्मिक वेव्स कहा जाता है, भूकंपीय तरंग कहा जाता है। भूकंपीय तरंग दो प्रकार की होती है, आंतरिक तरंगें, सतही तरंगें, यानी बॉडी वेव्स अंदर की, और सरफेस तरंगें सतही बाहर की। ठीक, अब आंतरिक तरंगें दो प्रकार की होती है और अंदर से गुजरती है, जिसमें पहला है पी तरंग, प्राइमरी वेव्स कहते हैं या कॉम्प्रेशनल वेव्स कहते हैं। नाम का कारण ये सबसे पहले यानी प्राइमरी भूकंपीय स्टेशन पर पहुंचती है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। गति जो है सबसे तेज होती है। कंपन का स्वरूप अनुदैर्ध्य होता है। ये देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल का क्या मतलब है, यानी कण तरंग की दिशा में आगे पीछे कंपन करता है, जैसे ऐसे ऐसे करता है। ठीक, प्रसार माध्यम ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में जाता है, यानी ये, और सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इसकी सॉलिड में, फिर उससे कम लिक्विड में, फिर उससे कम गैस में, यानी ये तीनों में यात्रा कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि प्राइमरी वेव्स जो है वो तीनों में यात्रा कर सकती है, ठोस, द्रव और गैस। इसकी विशेषता क्या होती है कि ये तरंगे पृथ्वी के आंतरिक कोर तक पहुँच सकती है। कोर तक, जैसे अब ये अर्थ हो गई तो हम जानते हैं उसमें लेयर बटी हुई है कि मेंटल हो गई, फिर कोर हो गए, तो यहाँ तक ये पहुँच सकती है, ये कह रहा है। उदाहरण, ये ध्वनि तरंग जैसी साउंड लाइक वाइब्रेशन, यानी डीजे की कैसे कंपन होती है, ऐसे जाती है, उसी तरीके से ये होती है। ठीक है, पीत तरंगे तरल कोर में मंद हो जाती है, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि बाह्य कोर द्रव है। यानी मैंने कहा ना कि पीत तरंगे सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। तो यहाँ तक जाते जाते, पृथ्वी की कोर तक जाते जाते जो है, यहाँ तक, जैसे अब ये दो भागों में बटी होती है कोर, तो यहाँ तक जाते जाते ये मंद हो जाती है, स्लो हो जाती है। यहाँ से स्पीड में गया पर यहाँ स्लो हो गया, क्यों? क्योंकि ये तरल अवस्था में है। तो इसी से पता चलता है कि पृथ्वी का जो बाह्य कोर है वो लिक्विड है। ठीक, अब आते हैं, अब बात करते हैं इस तरंगों की। ठीक, इस तरंग यानी सेकेंडरी वेव्स या शियर वेव्स, नाम का कारण है कि ये दूसरे क्रम में पहुंचती है। पहले प्राइमरी, प्राइमरी इसीलिए कि पहले पहुंचती है, सेकेंडरी क्योंकि ये दूसरे नंबर पर पहुंचती है। गति पी तरंगों से धीमी होती है। कंपन का स्वरूप जो है वो अनुप्रस्थ होता है, ट्रांसवर्स। ये अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ क्या होता है ये देखेंगे। अनुप्रस्थ ऐसे चलती है, बार बार कह रहा हूँ, और अनुप्रस्थ ऐसे समकोणीय टाइप की। ठीक, देखेंगे कैसे। कण तरंग की दिशा के लंबवत होता है, यानी तरंग अगर ऐसे चल रही है तो कण ऐसे होगा। ठीक, कंपन ऐसे करेगा। प्रसार का माध्यम जो है, प्रसार माध्यम केवल ठोस में ही, ध्यान देने बात है कि प्राइमरी वेव्स ठोस, द्रव, गैस तीनों में, पर सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस, इसकी स्पीड होती है सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस में। जबकि सेकेंडरी वेव्स केवल ठोस में ही चलती है, वो केवल लिक्विड, जैसे ये वेव्स है पर ये अगर लिक्विड है तो इसमें नहीं जाएगी, ऐसे पार करके चली जाएगी, पर इसको क्रॉस करके नहीं जाएगी। जबकि अगर ये ठोस है पूरा तो ये ऐसे निकल के चली जाएगी। ठीक, तो कह रहा है कि केवल ठोस पदार्थों में ही, सही बात है। कारण, द्रव में शियर स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए इस तरंगे उसमें नहीं जाती है। शियर स्ट्रेंथ क्योंकि वो द्रव ही कंपन करके उसे रोक देता है। ठीक, अब जैसे ये द्रव है तो इसमें कंपन करेगा तो कंपन करते करते ही खत्म हो जाती है। ये प्रभाव क्या है, ये अधिक विनाशकारी होता है।
क्यों? क्योंकि ये सॉलिड में जाएगा और ऐसे कंपन करेगा तो विनाशकारी तो होगा ही। अब क्योंकि एस तरंगे द्रव बाह्य कोर से नहीं गुजरती, इसीलिए एस वेव शैडो जोन पृथ्वी के विपरीत भाग में बनती है 130 से 145, 103 से या 143 या 145। ठीक, देखेंगे उसे। सतही तरंगे पी और एस तरंगे जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है तो वहां से नई तरंग उत्पन्न होती है, इन्हें सरफेस वेव कहा जाता है। अब जैसे ये रहा, यहाँ से ये पी और एस तरंगे ये सरफेस पर पहुंचा, यहाँ से जो कंपन उत्पन्न हुआ उसे सतही तरंगे कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, लव वेव्स क्षैतिज गति, फिर रेले वेव्स आर वेव्स ऊर्ध्वाधर तथा गोलाकार गति करते हैं, यानी लव वेव्स ऐसे क्षैतिज करेंगे और ये रैली वेव्स ये ऐसे ऊर्ध्वाधर करेंगे। ठीक, ये सबसे धीमी होती है लेकिन सबसे अधिक विनाशकारी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा विनाशकारी ये होती है, रेले वेव्स होती है, लव वेव्स से भी ज़्यादा। अब देखते हैं तीनों वेव में अंतर। ये रहा पी वेव्स, यहाँ एक्सपेंशन हुआ मतलब यहाँ प्रसार हुआ, फिर यहाँ संकुचन हुआ, फिर यहाँ प्रसार, फिर यहाँ संकुचन, फिर यहाँ प्रसार, फिर यहाँ, यानी ऐसे 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 फिर ऐसे फिर ऐसे 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 फिर ऐसे। और ये एस वेव्स ये ऐसे वेवलेट। रेले वेव्स नीचे समान रहता है क्योंकि ये सरफेस पे हो रहा है तो केवल सरफेस का ऊपरी भाग ही ऐसे। लव वेव्स ऐसे रहेगा पर ये आगे फिर यहाँ से कुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर से कुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर से कुड़ेगा, पर केवल सरफेस पे। तो ये रहा हमारा प्राइमरी वेव, सरफेस वेव्स और रैले और लव वेव्स का अंतर। अब इसकी वो देख लेते हैं वीडियो, सॉरी इमेज। ये कोर है, ये पी वेव्स, एस वेव्स, ये कोर है। अब जब प्राइमरी वेव्स सॉलिड लिक्विड गैस तीनों माध्यम में जाती है तो ये सब जगह चली जाएगी। ठीक, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी। ये यहाँ परावर्तन हो जाती है कि ये लिक्विड आया तो यहाँ परावर्तन हो गया, यहाँ से ऐसे आया, ये परावर्तन हो गया, ऐसे परावर्तन हो गया, इसीलिए ये स्पेस खाली रह जाती है। पी वेव्स का शैडो जोन जो होता है 103 से लेकर 150 डिग्री के बीच में होता है। कारण क्या है? क्योंकि परावर्तन के कारण ये जल में आया, जल में कुछ भी परावर्तन हो जाता है तो ऐसा है, फिर ऐसे मूव कर गया ऐसे। ठीक है, जबकि एस वेव्स जो है ये कोर लिक्विड है तो इसी कारण ये लिक्विड में ना प्रवेश करके ऐसे रिटर्न हो गया, यहाँ से ऐसे रिटर्न हो गया, तो ये हमेशा खाली रह जाता है। यानी 103 से लेकर के 103 डिग्री और फिर इधर 103 डिग्री के बीच का होता है। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर 154 डिग्री होता है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं भूकंपीय तरंगों की थोड़ी एनसीईआरटी की ये नोट्स है कि भूकंप हमेशा स्थल मंडल में ही उत्पन्न होता है। अगर वो जल मंडल में उत्पन्न होता है तो उसे सुनामी नाम दे दिया जाता है। भूकंपीय तरंगे सिस्मोग्राफ द्वारा मापा जाता है। आंकड़ों के आधार पर अर्थक्वेक डिवाइड किया जाता है कि भूकंपीय तरंगे या काया तरंगे या बॉडी वेव्स जिसे आंतरिक तरंगे कहा जाता है, धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स, वही हम लोग देखे प्राइमरी, सेकेंडरी, रैले और वेव। इसका उद्गम केंद्र से उत्पन्न होता है बॉडी वेव्स केवल आंतरिक भागों में। ये बॉडी वेव व धरातलीय सेलों के मध्य अन्योन्य क्रिया से उत्पन्न होता है जो ऊपरी भागों का है। ठीक है, प्राइमरी वेव्स का तीव्र वेग होता है, सेकेंडरी का कम होता है और बाद में आता है। ये तीनों माध्यम है पर सबसे ज़्यादा सॉलिड लिक्विड गैस ये केवल ठोस में होती है। ठीक, ये आगे पीछे कंपन करता है यानी अनुदैर्ध्य होती है। ये अनुप्रस्थ होती है जो ऊपर नीचे कंपन करती है जो सीधी दिशा में है। इसकी तरंग की गति की दिशा अणु की गति की दिशा के लंबवत होता है क्योंकि ऐसे ऐसे करती है ये। ठीक है, बाकी ये ध्वनि तरंग जैसा होता है, ये प्रकाश तरंग जैसा होता है। इसमें सेकेंडरी वेव्स में उभार व गर्त होती है। ठीक, इसमें पदार्थों में संकुचन व फैलाव होता है। ये सेकेंडरी वेव्स ज़्यादा विनाशकारी होती है। ठीक, प्राइमरी वेव्स में संकुचन व फैलाव, जब संकुचन होता है तो घनत्व बढ़ जाता है और जब फैलाव होगा तो घनत्व कम जाता है। इसे पुश एंड पुल या कर्षोपकर्षी कहते हैं। ये सबसे कम विनाशक होता है और ये उससे ज़्यादा सेकेंडरी वेव्स होता है। फिर अगर हम रैले लफ्ज़ की देखिए, दीर्घ तरंग, ये दीर्घ तरंग के रूप में होता है। अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों का गुण इसमें पाया जाता है। तीनों माध्यम में सॉलिड लिक्विड गैस तीनों माध्यम में, केवल ठोस में सेकेंडरी वेव्स चलता है, बाकी सब तीनों माध्यम में चलते हैं। वेग इसका जो है माध्यम की दृढ़ता के घनत्व के अनुपात, यानी इसका वेग डिपेंड करता है कि कोई जितना भी सॉलिड है, जितना भी दृढ़ है, उसमें वेग उतना तेज होगा, और कम सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है तो उसकी स्पीड जो है कम जाती है। ठीक, घनत्व ज़्यादा तो वेग भी ज़्यादा, कठोर ज़्यादा तो वेग ज़्यादा। अधिक केंद्र पर उत्पन्न होता है। ऊपर सरफेस पे पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण जो है परावर्तन होता है एवं आवर्तन होता है, जिससे तरंगों की दिशा बदल जाती है। SW यानी सरफेस वेव्स का संचरण जो है लंबवत होता है, इस तरीके की होती है। ठीक है,
अब शैडो जोन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि पृथ्वी की सतह पर वह क्षेत्र जहां भूगर्भिक तरंगें नहीं पहुंचती है, ट्रैवल ही नहीं करती, सिस्मोग्राफ पर वो अभिलेखित ही नहीं होती, कि अब यहाँ सिस्मोग्राफ लगा दिए तो यहाँ अभिलेखित ही नहीं हुई, तो यही शैडो जोन हो गया। ठीक, एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से भिन्न हो सकता है, होता भी है। पी तरंग का छाया क्षेत्र, एस तरंग का छाया क्षेत्र, ऐसा क्षेत्र जहाँ पी एंड एस तरंगों में से कोई भी नहीं पहुँचता, अधिकेंद्र से 105 से 145 डिग्री के मध्य, और अधिकेंद्र और इस तरंगे छाया क्षेत्र जो है अधिकेंद्र से 105 के बाद का छाया क्षेत्र, यानी ये केवल 105 से 145 और ये 105 के बाद टोटल 2900 किलोमीटर बाद इस तरंगे प्रवेश नहीं करती, क्योंकि आउटर कोर लिक्विड होता है। ठीक है, जबकि 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर पी तरंगों के वेग में कमी आ जाती है, क्योंकि लिक्विड होता है, आउटर कोर लिक्विड। 5150 किलोमीटर से 6371 यानी लास्ट तक पहुँचते पहुँचते, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसकी अगेन वृद्धि हो जाती है, क्योंकि ये सॉलिड होता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा भूकंप से रिलेटेड सारे टर्मिनोलॉजी खत्म हो गए। तो हमारा क्वेश्चन था कि भूकंप लेखी में इस तरंगों से पूर्व पी तरंग अभिलेखित होती है। बिल्कुल सही है, इसलिए उसे प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। पी तरंगों में अलग अलग कण तरंग प्रसार की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं। बिल्कुल, आगे पीछे ऐसे होती है। इस तरंगों में कण प्रसार की दिशा के समकोणीय, बिल्कुल ऐसे ऐसे होती है। तो प्रयुक्त में से दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। भारत में कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र, अब ये एक्सट्रीम वर्ड से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप का है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई भी सही कर सकता है कि उनमें से किसी में भी समुद्र जल का उपयोग नहीं होता है। किसी में भी मतलब कोई भी ऐसा कोयला का तापीय संयंत्र यानी थर्मल पावर नहीं होगा, थर्मल पावर प्लांट्स जिसमें समुद्र जल का उपयोग नहीं होता होगा, बिल्कुल गलत है। उनमें से कोई भी जल संकट वाले जिले में स्थापित नहीं है, ऐसा थोड़ी ना है तमिलनाडु चेन्नई में होगा फिर झारखंड में होगा तो उसमें जल संकट तो होगा ही, तो ये भी गलत है। उनमें से कोई भी निजी स्वामित्व में नहीं है। क्या सब सरकारी के अंदर कोयला थर्मल प्लांट वो थर्मल पावर प्लांट है, तो ये भी गलत है। ठीक, तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक, अब देखते हैं कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र यानी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। कोयला आधारित तापीय शक्ति संयंत्र वे संयंत्र है जिनमें कोयले को जलाकर प्राप्त ऊष्मा ऊर्जा को भाप में परिवर्तित किया जाता है और फिर भाप से टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता जो है लगभग 50 से 55% हिस्सा अब भी कोयला आधारित तापीय संयंत्रों से आता है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का आधार है। अब ये कैसे इसका प्रोसेस है थोड़ा देखेंगे इसके बारे में कि ये हुआ कैसे कि कोयले को जलाया गया, उसे जो ऊष्मा हुआ उस ऊष्मा ऊर्जा को भाप में परिवर्तित कर दिया गया जल में। अब जैसे यहाँ ऊष्मा हम दिए, ये जल है, ये भाप में परिवर्तित कर देगा। उस भाप से टरबाइन चलाया गया, उस टरबाइन के आगे एक जनरेटर लगा हुआ है जो नचता है, उस टरबाइन चलाकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो यही थर्मल पावर प्लांट का फीचर्स होती है। अब देखते हैं इसमें प्रयुक्त ईंधन क्या है। तो कोयले के प्रकार में देखें तो बिटुमिनस सर्वाधिक उपयोग होता है, लिंगनाइट तमिलनाडु में, एंथ्रासाइट उच्च गुणवत्ता पर कम मात्रा में है, सब बिटुमिनस ये भी कम है। भारत में प्रमुख कोयला आधारित तापीय संयंत्र कहाँ कहाँ है, तो सिंगरौली उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, एनटीपीसी का प्रमुख संयंत्र कोरबा छत्तीसगढ़ है, भारत का पावर कैपिटल क्षेत्र है ये, ताल नदी छत्तीसगढ़ में, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट है मुंद्रा गुजरात में, मुंद्रा पोर्ट के पास, भारत का सबसे बड़ा निजी संयंत्र अदानी पावर, नेवेली तमिलनाडु में लिंगनाइट आधारित संयंत्र, विंध्याचल मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एनटीपीसी संयंत्र है। इसके प्रमुख घटक क्या है यूज होने के लिए, तो जैसे अब ये प्रोसेस था तो इसी का है बॉयलर कोयले को जलाकर भाप उत्पन्न करता है, टरबाइन भाप से यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कंडेंसर भाप को ठंडा कर पानी में बदलता है और फिर ये ठंडा करने हेतु जल पुनर्चक्रण करता है कूलिंग टावर, और फिर राख को संग्रह करता है एस हैंडलिंग सिस्टम। तो ये रहा हमारा कोयला से रिलेटेड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखते हैं बोलबैचिया पद्धति। बोलबैचिया पद्धति का कभी कभी निम्नलिखित में से किस एक के संदर्भ में उल्लेख होता है, तो इसका ऑप्शन आंसर ए है, मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार में यानी वायरस डिजीज वायरस से रोग को नियंत्रित करना। बोलबैचिया पद्धति से मच्छरों से होने वाले वायरस से जो रोग है वायरस रोगों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए। ठीक, अब क्या है बोलबैचिया पद्धति देखते हैं। यह एक जैविक नियंत्रण बायोलॉजिकल कंट्रोल टेक्निक है जिसका उपयोग जो है मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे डेंगू, जीका, चिकनगुनिया और पीत ज्वर यानी येलो फीवर को नियंत्रित करने के लिए किया जाए। अब इसका थ्योरी क्या कहता है कि बोलबैचिया एक सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरियम है, यानी एक सूक्ष्म जीवाणु है, ये बैक्टीरियम है जो प्राकृतिक रूप से कुछ कीटों की कोशिकाओं में पाया जाता है, कुछ कीटों की सेल में पाया जाता है। कौन, तो बोलबैचिया जो है एक जीवाणु है, सूक्ष्म जीवाणु है
जो प्राकृतिक रूप से नेचुरली कुछ कीटों की कोशिकाओं में पाया जाता है, लेकिन ये एडिस एजिप्टी मच्छर में स्वाभाविक रूप से मौजूद नहीं होता है। एडिस एंड एजिप्टी मच्छर जो होता है उनमें स्वाभाविक रूप से ये मौजूद नहीं होता है, और सब कीटों में पाया जाता है पर इन दोनों में नहीं पाया जाता है। वैज्ञानिक इस वोल्वेचिया जीवाणु को जो है एडिस एजिप्टी मच्छर के शरीर में संक्रमित कर देते हैं। अब जैसे ये किसी कोशिका में पाया गया, उसे निकाल करके इस मच्छर में संक्रमित कर दिए, ठीक है। अब वोल्वेचिया संक्रमण के बाद जो है मच्छर की कोशिकाओं में वायरस का प्रजनन रुक जाता है। अब जैसे ही ये वोल्वेचिया का जो कोशिका इसमें डाले, तो जो ये वायरस से अगर किसी को डंक मारता था, जो वायरस जो होता था उसका ये संक्रमण रुक आना बंद हो गया। इसका अर्थ है कि डेंगू या जीका वायरस वोल्वेचिया युक्त मच्छर में बढ़ नहीं पाता है। जब वोल्वेचिया संक्रमित मादा मच्छर प्रजनन करती है, वोल्वेचिया संक्रमित जो है मादा मच्छर प्रजनन करती है, तो यह जीवाणु उसके अंडों में स्थानांतरित हो जाता है, जिससे नई पीढ़ी के मच्छर भी वोल्वेचिया युक्त बन जाते हैं, यानी उसमें भी वायरस नहीं फैलते, विषाणु नहीं होते हैं, जैसे डेंगू या जीका टाइप के जो संक्रमित कर सके। धीरे धीरे यह आबादी में फैलकर पूरी मच्छर जनसंख्या को रोग न फैलाने योग्य बना देती है। पहले एक मादा मच्छर में डाले वोल्वेचिया जीवाणु, फिर उसके बाद ये प्रजनन किया तो उसमें भी वोल्वेचिया का गुण पाया गया, फिर ये जितने भी होगा उसमें वोल्वेचिया का गुण पाया जाएगा। वोल्वेचिया का गुण का मतलब है उसमें विषाणु की वो क्षमता खत्म हो जाती है, यानी डेंगू जीका ये सब नहीं होगा। उद्देश्य क्या है? रोग फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करना नहीं, यानी रोग फैलाने वाले मच्छरों को नष्ट करना नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसे मच्छरों से प्रतिस्थापित करना जो वायरस नहीं फैला सके। यानी मच्छर को ख़त्म करना नहीं, बल्कि उसमें जो एक हानिकारक गुण है, हानिकारक जो पदार्थ है जैसे विषाणु फैलाने वाले गुण, उसको नष्ट करना है, ठीक। अब वैश्विक उदाहरण में देखें तो ऑस्ट्रेलिया में एलिमिनेट डेंगू प्रोग्राम के तहत पहली बार इस तकनीकी का सफल प्रयोग हुआ। भारत में भी इस तकनीकी को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड मॉस्क्यूटो प्रोग्राम WMP के सहयोग से अपनाया जा रहा है। दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है इसमें, ये तो ऑप्शन हो गया, बाकी अब सभी ऑप्शन के एनालिसिस करेंगे कि शेष सस्या क्रॉप रेजिड्यू यानी बचे हुए फसल से संवेष्टन सामग्री यानी पैकेजिंग मटेरियल बनाना। वोल्वेचिया पद्धति का क्या ये मतलब है? तो नहीं है, पर इसका मतलब क्या है देखते हैं। क्रॉप रेजिड्यू यानी फसल की कटाई के बाद बचा हुआ हिस्सा, फसल अवशेष, जैसे धान का पुआल, गेहूं का ठूंठ, गन्ने की पत्तियां। ये वर्ड देखें कि शेष सस्य, कितना टफ वर्ड है, इसे फसल अवशेष भी तो लिख सकता था। संवेष्टन सामग्री यानी पैकेजिंग मटेरियल, इनको जलाने के बजाय इन्हें संवेष्टन सामग्री यानी पैकेजिंग मटेरियल में बदला जाता है, जैसे कार्डबोर्ड, पेपर पैकेजिंग, बायो बोर्ड, बायो बॉक्स etc इन सभी में बदला जाता है। थर्मोमोल्डेड पैकेजिंग जैसे थर्मोकोल का विकल्प, इन सभी का उद्देश्य क्या है? स्टबल बर्निंग यानी पराली जलाने से प्रदूषण को रोकना। अब जैसे मान लेते हैं जो धान का बच गया उसे हम लोग जला देते हैं, तो अगर हम इसे पैकेजिंग मटेरियल में यूज करेंगे तो पराली नहीं जलाएंगे। प्लास्टिक पैकेजिंग के विकल्प तैयार करना। अब जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ के लिए प्लास्टिक यूज करते हैं तो उसको विकल्प के रूप में इन्हीं से बने हुए पदार्थों का यूज करेंगे, कैरी बैग यूज करेंगे। किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत देना, इससे ऑब्वियसली अतिरिक्त आय होगा क्योंकि उनको जलाने से, उसे ख़त्म करने से कुछ मिलता नहीं है। अर्थ क्या है इसका? अब ये देखते हैं, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन करना है। जैव निम्नीकरणीय यानी बायोडिग्रेडेबल, इसका अर्थ क्या है? जैव निम्नीकरणीय का मतलब ऐसा पदार्थ जो प्राकृतिक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया, फंजाई द्वारा विघटित होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक। यहाँ फसल अवशेष, मक्का, गन्ना, आलू या कसाव के स्टार्च से प्लास्टिक जैसी सामग्री तैयार की जाती है जो उपयोग के बाद विघटित हो जाती है। यानी ऐसे पदार्थों से तैयार किया गया जिसको हम उपयोग कर ले, उसके बाद अगर मिट्टी में फेंक भी दिया जाए तो अपघटित होकर के मिट्टी में मिल जाए और पर्यावरण में प्लास्टिक कचरा नहीं छोड़ती, ठीक। उदाहरण के लिए पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कानोएट, पॉलीलैक्टिक एसिड जैसे बायोप्लास्टिक। लाभ क्या है कि पेट्रोकेमिकल आधारित प्लास्टिक पर निर्भरता कम होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद टिकाऊ विकल्प, यानी सिंगल यूज प्लास्टिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लास्टिक जो एक बार यूज करके फेंक दिए पर वो अपघटित ही नहीं हो रहा है, जैसे फेंक दिए वैसे ही है, ठीक। डीम है जैव मात्रा के ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना, यानी बायोमास के ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण से बायोचार का उत्पादन करना। देखते हैं, प्रोड्यूसिंग बायोचार फ्रॉम थर्मोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ बायोमास। अर्थ, बायोमास का मतलब होता है पौधों, फसलों, लकड़ी या पशु अपशिष्ट जैसे जैव पदार्थ, ठीक, उसके अपशिष्ट बचे अवशेष। इसे थर्मोकेमिकल कन्वर्जन यानी ऊष्मा प्लस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा, ऊष्मा प्लस रासायनिक वो है ना, ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण से, तो ऊष्मा प्लस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा सीमित ऑक्सीजन में जलाया जाता है, जिसे पायरोलिसिस कहते हैं। परिणाम स्वरूप बनता है बायोचार बनता है। अब बायोचार, ये बायोचार का उत्पादन। अब बायोचार क्या है? तो एक कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ जो मिट्टी में मिलाने पर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है, यानी कार्बन समृद्ध ठोस पदार्थ है। एक प्रकार का खाद्य पदार्थ हो सकता है, खाद्य
जो मिट्टी में मिलाने पर उर्वरता बढ़ता है, कार्बन को अस्थायी रूप से संरक्षित करता है, कार्बन को अपने पास वो रिजर्व करता है, संरक्षित करता है, और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को घटाता है, बायोचार। ठीक है, तो ध्यान रखें। इसका उपयोग है सोयल अमेंडमेंट में, ऑब्वियसली बात है, मिट्टी के सुधार में, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन यानी कार्बन को वो स्थगित करने में, संरक्षित करने में, अभिग्रहण करने में, उसे रोक कर रखने में, वेस्ट मैनेजमेंट में यानी कचरा प्रबंधन में, एनर्जी प्रोडक्शन जैसे सीन गैस प्लस वो बायो ऑयल के साथ सह उत्पादन में उपयोग किया जाता है बायोचार का। तो समझ गए हम इसमें कि ये बोलवैच्या पद्धति क्या है, फिर शेष सस्य यानी फसल अवशेष का जो है संमिश्रण सामग्री में कैसे उपयोग किया जाता है, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिकों का उत्पादन कैसे होता है, इसका क्या बेनिफिट है, जैव मात्रा के उष्मा रासायनिक रूपांतरण से बायोचार क्या होता है, उसका उत्पादन करना, उसके क्या फायदे हैं, और बायोमास क्या होता है, ये भी समझ गए। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 68 नंबर। निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। बड़े पैमाने पर बारीक पिसी हुई बेसाल्ट सेल खेतों में बिछाना। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन कल से करेंगे क्योंकि ये थोड़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है और इसके बारे में डिटेल्ड समझेंगे, तो इसमें टाइम लग जाएगी। अब 1 घंटे होने वाली है, तो यहीं तक रहने देते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन कल करेंगे। आप सभी अंत तक यहाँ तक देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।